तो मुझे लगता है मेरी स्क्रीन अब शेयर हो गई है। हाँ, ये विजिबल है। हाँ, मुझे स्क्रीन बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो आज के इस डीप डाइव में, जो कि एक वर्चुअल क्लासरूम के सेटअप में है, हम रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री को समझने वाले हैं। बिल्कुल, और वो भी इन बहुत ही बेहतरीन हस्तलिखित नोट्स के जरिए। हाँ, अक्सर लोगों को लगता है कि केमिस्ट्री का मतलब बस किसी लैब में खड़े होकर नीले और पीले रसायनों को मिलाना है। पर ऐसा है नहीं। सही कहा। ये असल में मतलब अगर इसे विज्ञान की भाषा में कहें तो ये हमारे ब्रह्मांड का एक तरह से सोर्स कोड है। बिल्कुल, यही हमारा आज का मिशन है। बिना किसी भारी भरकम शब्दावली के स्लाइड दर स्लाइड इस सोर्स कोड को डिकोड करना, और वो भी बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से। तो चलिए पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें रसायन विज्ञान का परिचय दिया गया है। हाँ, स्लाइड 1 के अनुसार ये मूल रूप से पदार्थों के संगठन, उनकी संरचना और उनके गुणधर्मों का अध्ययन है। मतलब कोई भी चीज किन चीजों से बनी है ना? एकदम सही। और साथ ही उनका एक रूप से दूसरे रूप में जो रूपांतरण होता है, हम उसे भी इसी विज्ञान में पढ़ते हैं। और इसके सबसे जो मौलिक अवयव है वो अणु और परमाणु है, मतलब मॉलिक्यूल्स और एटम्स। हाँ, लेकिन इसी स्लाइड में एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य भी है। अरे हाँ, मैंने अभी देखा, ये जादू वाली बात। बिल्कुल, रसायन विज्ञान का जन्म असल में 2 जादुई चीजों की खोज से हुआ था। ओहो, वो कौन सी चीजें थीं? पहली थी पारस पत्थर, मतलब एक ऐसा पत्थर जो लोहे या तांबे जैसी धातुओं को छूने पर उन्हें सोने में बदल दे। क्या बात कर रहे हैं? और दूसरी चीज थी अमृत, एक ऐसा पेय जिसे पीकर इंसान अमर हो जाए। अरे वाह! तो क्या हम कह सकते हैं कि आज के जो वैज्ञानिक हैं, जो लैब्स में सफेद कोट पहनकर काम करते हैं, वो असल में आधुनिक कीमियागर ही हैं? एक तरह से हाँ। मतलब वो भी अपना खुद का कोई अमृत ही खोज रहे हैं ना? बिल्कुल। और भले ही उन्हें वो असली पौराणिक अमृत ना मिला हो, लेकिन उन्होंने बहुत सी जीवन रक्षक दवाइयां जरूर खोजी हैं। हाँ, जैसे कि हम स्लाइड 2 में देख सकते हैं, यहाँ स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र का जिक्र है। हाँ, अगर आप नोट्स देखें तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ने के लिए आज हमारे पास सिस्प्लेटिन और टेक्सोल जैसी दवाइयां हैं। अच्छा। और एड्स के लिए AZT यानी एज़िडोथाइमिडीन है। साथ ही पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक्स ने तो पूरा इतिहास ही बदल दिया है। मतलब ये आज के समय का असली अमृत ही तो है। बिल्कुल, लेकिन विज्ञान हमेशा एक दो-धारी तलवार होता है। वो कैसे? स्लाइड 2 के ही अगले हिस्से में देखिए, युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले रसायन। ओ हाँ, TNT, डायनामाइट और परमाणु बम। हाँ, और इतना ही नहीं, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है जैसे CFC गैसों से, वो भी रसायन विज्ञान का ही हिस्सा है। मतलब AC और रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती थी। बिल्कुल, पर अच्छी बात यह है कि अब रसायन विज्ञान की मदद से ही उसके सुरक्षित विकल्प भी खोज लिए गए हैं। ये तो है। तो इन सब चमत्कारी चीजों को समझने के लिए हमें इनकी सबसे मूल इकाई को समझना होगा। हाँ, जिसे हम द्रव्य या मैटर कहते हैं। चलिए स्लाइड 3 पर चलते हैं। यहाँ द्रव्य की प्रकृति के बारे में बताया गया है। तो द्रव्य क्या है? ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान हो, मतलब मास हो, और जो स्थान घेरती हो। जैसे कोई कुत्ता, या ये कुर्सी जिस पर हम बैठे हैं, या पानी, है ना? बिल्कुल, यहाँ तक कि जो हवा हम सांस में लेते हैं वो भी द्रव्य है। अच्छा, और इन्हें 2 तरीकों से वर्गीकृत किया गया है, भौतिक और रासायनिक रूप से। हाँ, भौतिक रूप से द्रव्य की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन्हें समझाने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही मजेदार उपमा आ रही है। अच्छा, बताइए। हम स्लाइड 4 और 5 को एक मुंबई की लोकल ट्रेन के उदाहरण से समझते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। कैसे? मान लीजिए हमें ठोस यानी सॉलिड को समझना है, तो बस शाम के 7 बजे वाली अत्यधिक भीड़ वाली लोकल ट्रेन के डिब्बे की कल्पना कीजिए। जहां पैर रखने की भी जगह नहीं होती। बिल्कुल, ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ है कि लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। हाँ, वो बस अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। एकदम सही। और नोट्स में ठोस के बारे में बिल्कुल यही लिखा है, कण अपनी जगह से मुक्त रूप से विचरण नहीं कर सकते। हाँ, और इसी वजह से ठोस का आकार और आयतन बिल्कुल निश्चित होता है। और क्या, उस खचाखच भरी ट्रेन में आप बाहर से और लोगों को धकेल सकते हैं, नहीं ना? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ठोस असंपीड्य यानी इनकम्प्रेसिबल होते हैं
और उनमें कोई बहाव नहीं होता। बहुत खूब। इस एनालॉजी में आकर्षण बल को भी बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हाँ, वो कैसे? देखिए, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसीलिए उनका घनत्व यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, क्योंकि कण बहुत पास पास होते हैं। हाँ, और अगर पृष्ठ या सरफेस की बात करें तो ठोस के कई पृष्ठ होते हैं। जैसे एक किताब, उसे ऊपर नीचे कहीं से भी छुआ जा सकता है। समझ गए। अब द्रव यानी लिक्विड अवस्था पर आते हैं। द्रव के लिए लोकल ट्रेन का कौन सा हिस्सा होगा? द्रव को आप ट्रेन स्टेशन का प्लेटफॉर्म मान लीजिए। अच्छा, प्लेटफॉर्म। हाँ, वहाँ भीड़ तो है, लेकिन लोग चल फिर सकते हैं। वो एक जगह जमे हुए नहीं हैं। लेकिन उनकी एक सीमा है। बिल्कुल, वो प्लेटफॉर्म के किनारे से नीचे पटरियों पर तो नहीं जा सकते ना। सही बात है। तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। पानी को जिस बर्तन में डालेंगे वो वैसा ही बन जाएगा। और इसमें बहाव भी संभव है। और आकर्षण बल ठोस से थोड़ा कम होता है। हाँ, और इसका पृष्ठ कैसा होता है? द्रव का केवल एक ऊपरी पृष्ठ होता है। ओहो, एक ही क्यों? क्योंकि अगर पानी को ग्लास में रखें तो बाकी तरफ से तो वो ग्लास की दीवारों से घिर जाता है, बस ऊपर की सतह खुली रहती है। अरे हाँ, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। अब गैस की अवस्था को कैसे समझाएंगी? गैस के लिए आप स्टेशन के बाहर के एक विशाल खाली मैदान की कल्पना कर लीजिए। मतलब जहाँ कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल, लोग जहां चाहें वहां दौड़ सकते हैं। गैस का ना तो कोई निश्चित आकार होता है और ना ही कोई आयतन। और इनके बीच का आकर्षण बल तो न्यूनतम होता है। हाँ, और सबसे मजेदार बात यह है कि गैसें अत्यधिक संपीड्य होती हैं। मतलब उस बड़े मैदान के लोगों को एक छोटे से कमरे में आसानी से भरा जा सकता है। और इनका विसरण मतलब फैलने की गति भी बहुत तेज होती है। और क्योंकि ये हर दिशा में भागते हैं, इनका कोई पृष्ठ नहीं होता। तापमान और दाब बदलकर हम इन अवस्थाओं को बदल तो सकते हैं, जो स्लाइड 6 में लिखा है। हाँ, बर्फ को गर्म किया तो पानी, पानी को गर्म किया तो भाप। लेकिन जब रासायनिक वर्गीकरण की बात आती है तो मामला थोड़ा उलझ जाता है। हाँ, स्लाइड 7 और 8 में रासायनिक वर्गीकरण दिया गया है, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। यहीं पर मुझे एक उलझन होती है। हाँ। एक आम इंसान के नजरिए से। कैसी उलझन? मान लीजिए मैं घर पे बिल्कुल साफ पानी, ताजी चाय पत्ती और बढ़िया चीनी से एकदम साफ और ताजी चाय बनाती हूँ। तो क्या वो शुद्ध पदार्थ नहीं कहलाएगी? विज्ञान की भाषा में से मिश्रण क्यों कहा जाता है? ये बहुत ही आम सवाल है। असल में आम बोलचाल की शुद्धता और वैज्ञानिक शुद्धता में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो कैसे? आम भाषा में शुद्ध का मतलब है जिसमें धूल मिट्टी या मिलावट ना हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन विज्ञान के लिए कोई पदार्थ तभी शुद्ध है जब उसके सभी कण रासायनिक रूप से बिल्कुल एक जैसे हों। अच्छा। मतलब चाय में तो पानी के कण अलग हैं और चीनी के अलग। बिल्कुल। इसीलिए चाय एक मिश्रण है। हवा, चाय, धूल ये सब मिश्रण है। और मिश्रण भी दो तरह के होते हैं ना? स्लाइड 7 में लिखा है। हाँ, समांगी और विषमांगी, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो समांगी क्या होता है? समांगी वो है जहां संगठन एक समान हो, जैसे अगर आपने चीनी को पानी में घोल दिया तो पहले घूंट और आखिरी घूंट में मिठास बराबर रहेगी। बिल्कुल। और विषमांगी वो है जहां संगठन असमान हो। जैसे अगर मैं चीनी और नमक को मिला दूं या फिर अलग-अलग दालों को एक डिब्बे में रख दूं। एकदम सही। उन्हें देखकर ही पता चल जाएगा कि अलग-अलग चीजें हैं। तो फिर शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं स्लाइड 8 के हिसाब से? शुद्ध पदार्थ वे हैं जिन्हें सामान्य भौतिक विधियों से और सरल भागों में नहीं बांटा जा सकता। मतलब उन्हें छानकर या उबालकर अलग नहीं कर सकते। हाँ, इसके दो प्रकार हैं, तत्व और यौगिक। मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तत्व तो समझ आते हैं, जैसे सोना या ऑक्सीजन। हाँ, जिनमें बस एक ही तरह के परमाणु होते हैं। लोहे में सिर्फ लोहे के परमाणु। लेकिन मुझे यौगिकों में थोड़ी दिक्कत है, जैसे पानी जिसका सूत्र H2O है। अगर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे दो अलग-अलग तत्व मिले हुए हैं तो फिर ये मिश्रण क्यों नहीं है? ये शुद्ध कैसे हुआ? ये रसायन विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है। प्रकृति में गणित का नियम बहुत सख्ती से लागू होता है। गणित का नियम? हाँ, यौगिकों में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में जुड़े होते हैं। अच्छा। जैसे पानी, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 ही होगा। मतलब 1:8 का रेशियो? बिल्कुल। चाहे आप पानी कहीं से भी लें, नदी का, बारिश का या लैब का। अरे वाह, तो ये कभी 1:7 नहीं हो सकता? कभी नहीं। और इसीलिए पानी का हर एक अणु बिल्कुल एक जैसा होता है, अपनी पुरानी पहचान खोकर एक नया शुद्ध पदार्थ बन जाता है। मतलब हाइड्रोजन गैस जलती है
ऑक्सीजन जलाती है, पर दोनों मिलकर जो पानी बनाते हैं वो आग बुझाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो सच में जादू जैसा है। अब स्लाइड 9 पर चलते हैं, अणु यानी मॉलिक्यूल्स के बारे में। हाँ, अणु असल में 2 या अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। मतलब केमिकल बॉन्ड से। इसमें भी तत्वों का अणु और यौगिकों के अणु अलग होते हैं ना। हाँ, ऑक्सीजन गैस O2 है तो वो तत्व का अणु है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है तो वो यौगिक का अणु है। समझ गए। अब इन अणुओं के गुणधर्मों की बात करते हैं, स्लाइड 10 पर। हाँ, भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। इसे समझाने के लिए भी मेरे पास एक एनालॉजी है, बताऊं? बिल्कुल, आपकी उपमाएं बहुत अच्छी होती हैं, बताइए। मान लीजिए किसी के भौतिक गुण जांचना ऐसा है जैसे आप किसी का रंग, रूप या उसका परफ्यूम दूर से ही सूंघ रहे हो। अच्छा, मतलब दूर से ऑब्जर्व करना। हाँ, इसके लिए आपको उस इंसान को परेशान करने की या उसे बदलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। और विज्ञान में इसका मतलब है घनत्व, गलनांक या क्वथनांक जांचना, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, पदार्थ बदलता नहीं है, लेकिन रासायनिक गुण जांचना बिल्कुल अलग है। वो कैसे? वो ऐसा है कि आप उस इंसान को किसी बहुत ही मुश्किल या स्ट्रेसफुल परिस्थिति में डाल दें। बाप रे। हाँ, ताकि उसका असली रूप सामने आए, और उस प्रक्रिया में वो इंसान अंदर से थोड़ा बदल भी जाता है। बहुत बढ़िया उपमा है। मतलब अगर हमें देखना है कि कोई चीज अम्ल या क्षार के साथ कैसा रिएक्ट करेगी, तो उसे उस स्थिति में डालना होगा। और ऐसा करने पर उसका रासायनिक स्वरूप बदल जाता है। जैसे ज्वलनशीलता यानी आग पकड़ना एक रासायनिक गुण है। बिल्कुल। अब हम अपनी क्लास की आखिरी स्लाइड यानी स्लाइड 11 पर पहुंच गए हैं। हाँ, मापन यानी विज्ञान की सार्वभौमिक भाषा। इन सभी गुणों को समझने का क्या फायदा अगर हम इन्हें नाप ही ना सकें और दूसरों को बता ना सकें? सही बात है। मापन के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक संख्या और एक इकाई, मतलब यूनिट। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे कमरे की लंबाई 6 है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, 6 क्या, इंच, फुट, मीटर। वही तो। लेकिन अगर मैं कहूं 6 मीटर, तो बात एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो मापन को लेकर पहले बहुत भ्रम रहता था। अच्छा, अलग अलग देशों में अलग तरीके होते होंगे? हाँ, नोट्स में लिखा है कि 18वीं शताब्दी के आखिरी दौर में फ्रांस में मीट्रिक प्रणाली विकसित हुई। मीट्रिक प्रणाली मतलब 10 के गुणकों पर आधारित होती है। बिल्कुल, दशमलव वाली। हाँ, जो बहुत सुविधाजनक थी। हाँ। अंग्रेजी पद्धति तो बहुत मुश्किल होती है गुणा भाग करने में। और फिर 1960 में वैज्ञानिकों को एक सर्वमान्य पद्धति की जरूरत महसूस हुई, ताकि पूरी दुनिया एक ही भाषा में बात कर सके। हाँ, अगर दुनिया एक भाषा पर सहमत न हो तो विज्ञान में सहयोग और तरक्की असंभव हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारी स्लाइड्स तो खत्म हो गई। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। बिल्कुल, एक तेज रिकैप। आज के इस डीप डाइव में हमने पारस पत्थर के मिथक से लेकर आधुनिक दवाइयों तक का सफर देखा। फिर हमने मुंबई की लोकल ट्रेन के जरिए ठोस, द्रव और गैस को समझा, और पानी के 1:8 वाले सटीक घनत्व को भी देखा। और आखिर में फ्रांसीसी मापन प्रणाली के महत्व को समझा। बहुत ही शानदार सफर रहा, सच में। लेकिन क्लास खत्म करने से पहले कुछ ऐसा है जिस पे हमें विचार करना चाहिए? हाँ, एक बहुत ही गहरा विचार है मेरे मन में। बताइए। आज के इस वर्चुअल सेशन में हमने देखा कि कैसे अमरत्व और सोने की चाह में निकले इंसान ने रसायन विज्ञान की नींव रखी। हाँ, बिल्कुल। आज हमारे पास कैंसर से लड़ने वाली दवाइयां हैं और दुनिया को जोड़ने वाले ऑप्टिकल फाइबर हैं। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के वैज्ञानिक जिस नए चमत्कार की अपनी लैब्स में तैयारी कर रहे हैं, वो भविष्य में हमारी सभ्यता की परिभाषा को किस तरह से बदल कर रख देगा। ओहो, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य का वो नया अमृत क्या होगा? बिल्कुल। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। तो इसी के साथ आज का ये गूगल मीट क्लास और स्क्रीन शेयरिंग सेशन यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल, बहुत मजा आया आज की क्लास में। हाँ, चलिए मिलते हैं अगले डीप ड्राइव में किसी नए विषय के साथ।